नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस चैनल जेआरएफ विद गुलशन में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, नेट का रिजल्ट आ चुका है और उसके सिलसिले में हम लोग बहुत सारे टॉपर्स से जो है बातचीत कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे सौरी जी से, जिन्होंने इतिहास में विषय से इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया। और उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी को अपनाया था, उन्होंने किस तरीके से जो है तैयारी किया था। तो आइए मिलते हैं सौरी जी से। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद। अ, आप हमारे दर्शकों को अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है, कॉलेज कहाँ से। पहले तो धन्यवाद आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम शौर्य प्रताप सिंह है। मैं वाराणसी का ही निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई है और फिर मैंने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन के लिए बीएचयू में। तो डीएवी से एफिलेटेड कॉलेज जो बीएचयू का है, वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। इसमें मेरे सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। हिस्ट्री मेरा ऑनर्स था। उसके बाद मैंने एमए के लिए एंट्रेंस दिया सीयूईटी पीजी का, फिर बीएचयू कैंपस में एडमिशन हुआ मेरा। और फिलहाल मैं सेकंड ईयर का छात्र हूँ। और आप वो इस बार जो है कौन सा अटेम्प्ट जो है ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या रिजल्ट था आपका? फर्स्ट में मतलब मैंने पास नहीं किया। आपका नेट क्वालिफाई नहीं नहीं। होता ना जी? नहीं। ओके। और इस बार आपके लगभग कितने स्कोर आए थे? इस बार मेरा स्कोर 198 है। 198, जिसमें फर्स्ट पेपर का कितना रोल फर्स्ट था? में अच्छा काफ़ी रोल रहा। मतलब मेरा जितना एम था कि मैं लगभग 30 क्वेश्चन सही करूं, तो उसके आसपास मैं पहुंचा। 28 सही किए मैंने और पार्ट बी में 71 किया मैंने सही। अच्छा। तो आप जो है एकेडमिक्स के साथ साथ अगर कोई इसमें करियर बनाना चाहता है हम्म। तो उसे क्या सजेशन देना चाहते हैं कि वो एकेडमी पे कितना फोकस करे, कॉलेज लाइफ को कितना टाइम दे, या इस तैयारी में कितना टाइम दे, जिससे कि वो एग्जाम को क्लियर कर सके? मेरा कहना है कि अगर आप एमए कर रहे हैं तो जाहिर है कॉलेज लाइफ को भी आपको जीना ही है। मतलब पढ़ाई भी करनी है, सोशल लाइफ भी होनी ही चाहिए, दोनों चीज़ें। और साथ में तैयारी भी करनी है। तो एक अप्रोच आपका बैलेंस होना चाहिए कि मतलब एक्सट्रीम एंड से ना जाएं आप कि ऐसे तैयारी ही करते जा रहे हैं कुछ भूल करके, या फिर सिर्फ सोशलाइज हो रहे हैं और तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस अपनाना चाहिए आपको, दोनों ताकि चलता रहे, कोई खराब ना हो। मतलब मेरा ये अप्रोच रहा है। आपने लगभग इस एग्जाम की तैयारी कब से शुरू की थी? तैयारी जैसे मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया तो वो तो मतलब मैं काफ़ी सीरियस नहीं था। एग्जाम से एक हफ्ते पहले थोड़ा पढ़ा था और दिया। सेकंड टाइम जो मैंने दिया तो मैंने थोड़ा सीरियस था। मैंने 1 महीने पहले पढ़ाई शुरू कर दी थी, लगभग 1 महीने पहले से। और तो बाकी जो छिटपुट पढ़ाई वो चलती वो रही ऐसे। चलती हाँ। रहती है उस सब्जेक्ट से हाँ related। हाँ। अगर बात करें कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का कैसा रोल होता है इस एग्जाम में, तो उसमें आपका क्या अपना व्यू है कि? मेरा मेरा ये मानना है कि जैसे कि जो आपका सब्जेक्ट है अपना, यानी पार्ट बी जो है, उसका तो लगभग एमए कर रहे हैं आप और इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो कई बार पढ़ते पढ़ते ज़्यादातर लोगों को ज्ञान लगभग सबका सेम होता है लगभग। लेकिन नेट आपका हो जाएगा पार्ट ए अच्छा ना हो तो भी। लेकिन जेआरएफ के लिए आपको पार्ट ए में अच्छा करना होगा। मतलब पार्ट बी तो सही होना ही चाहिए, जाहिर सी बात है। पर पार्ट ए में थोड़ा सा और लोगों से अच्छा करना चाहिए आपको, तभी आपका जेआरएफ हो पाएगा। और पार्ट वन के लिए आपने बताया कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, अ, मेरा ही मानना। उसके लिए आपने किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी जो है फॉलो की थी? मैंने केवीएस मैदान, सब लोग जाहिर वही पढ़ते हैं, उसी बुक को पार्ट ए के लिए मैंने उसको मंगाई और मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ना शुरू किया और उसको मैंने पूरा पढ़ा। और मेरा मानना है कि अगर बुक आप पूरा पढ़ पा रहे हैं उसको पूरी तरह से, थोड़ा पहले से पढ़े तो अच्छा रहेगा। मतलब वक्त थोड़ी लेंदी बुक है और टफ भी है, तो वक्त लगेगा। लेकिन अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ा है उसे, तो फिर आपको पार्ट ए में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। पेपर तो आपको लगाना ही है, तो पार्ट ए का भी और अपना जो सब्जेक्ट है उसका भी। उसके बिना काफ़ी दिक्कतें आएंगे नहीं लगाएंगे, तो पेपर जरूरी है लगाना हमेशा। और अगर पिछले 5-7 साल के पेपर मैंने भी लगाए थे। हम लोग बात करें अगर सेकंड पेपर के लिए, तो हम्म। उसके लिए आपने मतलब क्या क्या चीज़ों को फॉलो किया था? पार्ट बी यानी कि हिस्ट्री में मैंने ट्रूमैन्स पब्लिकेशन की एक बुक आती है, मतलब उसमें अराउंड 4,000 से अधिक क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस के लिए। कुछ टॉपिक्स को भी शॉर्ट में कवर किया उसमें। तो टॉपिक्स तो मुझे खास पसंद नहीं आया उसके, लेकिन मैंने क्वेश्चन उससे किए जो काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए। और अरिहंत की ये बुक आती है और पढ़ने के लिए टॉपिक्स को, उसके लिए काफ़ी अच्छी है, सबको पढ़नी चाहिए, वो काफ़ी अच्छी है। पर क्वेश्चन उससे नहीं करने चाहिए, क्वेश्चन के लिए वो इतनी अच्छी बुक नहीं है। तो ये दो जो बुक, दो आपने बुक्स काफ़ी हैं। ट्रूमेंस वाला बताया, हाँ हाँ। वो क्या इसी एग्जाम के लिए स्पेसिफिक आती है या? नहीं, वो और एग्जाम्स के लिए भी आती है, पर नेट के लिए मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसको पहले भी लिया था। पर पहली बार मैंने अच्छे से उतना पढ़ा नहीं उसको, पर सेकंड टाइम मैंने अच्छे से पढ़ा तो मुझे लगा काफ़ी उसमें हेल्प मिली मुझे। उसमें इसी एग्जाम के उसमें प्रीवियस ईयर हाँ, क्वेश्चन? पीवाईक्यू भी उसमें दिए हुए हैं। अच्छा। काफ़ी अच्छा है तो वो। सेकंड पेपर के लिए जाहिर सी बात है कि पीवाईक्यू हाँ लगाना ही होगा। हाँ, लगाना है। तो आपने लगभग कितने सालों में पीवाईक्यू सॉल्व किए? लगभग 7 या 8 साल पिछले। 7-8 साल। हाँ। अच्छा। और अगर बात करें कि जेआरएफ
क्वालिफाई करने के पहले, जैसा कि मैं अपना अगर बताऊँ, हम्म तो जेआरएफ क्वालिफाई करने से पहले मेरा कुछ और एम था। हम्म लेकिन जब मैंने एक बार जेआरएफ क्वालिफाई किया तो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोचा। तो इस बारे में आपका क्या मतलब, अपनी राय क्या है कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आगे आप क्या करना चाहते हैं? जैसे फिलहाल पहले तो स्कूल लाइफ में सबका अलग अलग एम होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें बदलती हैं। फिर फिलहाल तो मेरा कोई ऐसा एम था नहीं, मुझे लगा एमए कर रहा हूँ तो एकेडमिक्स में ही जाना है फिलहाल, और फिलहाल यही एम मेरा है। इन केस ये फ्यूचर में चेंज हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो एकेडमिक्स में ही रहना है। मेरा इंटरेस्ट यही है फिलहाल, रिसर्च ही करना है, फिर प्रोफेसर बनना है। और जो इस फील्ड में रिसर्च करना चाहता है, हम्म, उसके लिए अगर आप बताना चाहेंगे जेआरएफ का जो एग्जाम है हम्म। वो क्वालिफाई करना कितना जरूरी है, और नेट को, अगर कोई नेट क्वालिफाई कर रहा है या कोई जेआरएफ हो जा रहा है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू अंतर, से? जाहिर सा अंतर है कि जैसे अब आपने सिर्फ नेट निकाला, तो आपको जो इकोनॉमिक असिस्टेंस अगर आपको ज़्यादातर लोगों को चाहिए होती है, क्योंकि हमारा देश ऐसा है कि यहाँ मिडिल क्लास ही ज़्यादा है, तो सबको चाहिए। तो जेआरएफ से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको इकोनॉमिकली फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, फिर एक तरह से आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है, इससे हेल्प मिलती है, आप हर चीज़ खुद से कर सकते हैं। नेट में क्या है कि अभी भी आप फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं काफ़ी हद तक, और हमारी हम लोग की एज भी काफ़ी हो चुकी होती है नेट जेआरएफ करते करते, क्योंकि एकेडमिक्स का एरिया जो है लंबा है, दूर तक जाना है, अभी काफ़ी रिसर्च करना है, पीएचडी करनी है, सब लोग चाहते हैं कि जेआरएफ हो जाए। तो बेसिकली इकोनॉमिक मोटिव ही है इसमें कि हेल्पफुल हो जाता है, ये अच्छा रहता है, आपका लोड बर्डन कम हो जाता है फैमिली पे। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद जो फेलोशिप हम लोग को मिलती है, हम्म लगभग 40 से 42 हज़ार रुपये मंथली जो मिलता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और अगर बात करें कि जेआरएफ क्वालिफाई जिन लोगों का नहीं हो रहा है, जो मतलब बस नेट क्वालिफाई कर लेगा, उन लोगों को मतलब पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्या करना चाहिए, या उन लोगों को पहले जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहिए या पहले पीएचडी के लिए ही तैयारी करना चाहिए? ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर वो एडमिशन उनको इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, पहली बात तो ये भी मुश्किल काम है इन्वॉल्वमेंट होना पीएचडी में, कहीं अच्छी जगह यूनिवर्सिटी में हो पा रहे हैं तो उन्हें इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। जेआरएफ तो दे ही सकते हैं उसको, अगर एज है उनकी तो कोई इशू नहीं है ऐसा। बहुत अच्छा आपने बताया। और उन लोगों के लिए आपका मतलब क्या सजेशन है जो नेट का एग्जाम बार बार दे रहे हैं और बार बार नेट हो जा रहे हैं हम्म और जेआरएफ नहीं क्वालिफाई, और जैसा कि हमारे साथ भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो 2-3 बार नेट हो चुके हैं लेकिन जेआरएफ नहीं हो पा रहे हैं, तो उन लोग किस चीज़ पे काम करना चाहिए? नेट हो रहे हैं इसका मतलब उनका जो सब्जेक्ट है उस पर कमांड उनकी काफ़ी अच्छी है, अगर कई बार हो रहे हैं। उनकी कमियां जाहिर है, मुझे लगता है पार्ट ए में ही होगी, और उस पर ही उन्हें काम करना चाहिए अच्छे से। और पार्ट ए के लिए काम करने के लिए आपने जो बुक बताया केवीएस मदान, हाँ, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको मदान पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं इन केस, तो यूट्यूब से तमाम वीडियोस हैं, हेल्प ले सकते हैं। स्पेसिफिक कोई टॉपिक हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा मदान उस बुक से मतलब, तो आप उससे हेल्प लीजिए, फिर क्वेश्चंस करिए, तो काफ़ी आसान हो जाता है। और पार्ट ए का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, उसके लिए आपने किस पब्लिकेशन की बुक ली थी, या कहाँ से उसका सोर्स था आपका? पार्ट ए के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली, जैसे मॉक टेस्ट मैंने लिए टेक्स्ट बुक से और कई चीज़ों से, तो ऑनलाइन ही बस मॉक टेस्ट दिए उसके लिए, और कुछ अलग नहीं किया ज़्यादा। और मॉक टेस्ट देने से क्योंकि केवीएस मैदान में इतने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लगभग 3000 क्वेश्चन दिए हैं, हर टॉपिक से जुड़े हुए, अगर आप उसको भी कर लेते हैं तो काफ़ी है वो। मॉक मॉक टेस्ट देने से जो है आपको पता चल जाता है कि हाँ आपकी तैयारी हाँ, कैसी चल कैसी है। रही है। और बहुत सारे लोगों को सजेस्ट भी मैं करता हूँ कि जो तैयारी के लास्ट के 10-15 दिन होते हैं उसमें अधिक से अधिक मॉक देने की हाँ, कोशिश करिए, उससे सही आपको बात। ज़्यादा बेनिफिट होता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना सॉल्व करें आप, उतना ज़्यादा हाँ अच्छा है। और अगर बात करें कि ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, जैसा कि आपने बताया कि पीएचडी में एडमिशन मिलना ज़्यादा मुश्किल है, तो इसके लिए आपको क्या सजेशन है कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, किस तरीके से आगे की रणनीति अपनाई जानी इसके लिए तो आपको पहले इसके लिए तैयार होना चाहिए, जैसे कि आप डिपेंडेंट ना हो कि कुछ लोग होते हैं मुझे यहीं रहना है, मुझे इसी यूनिवर्सिटी में करना है जहाँ के भी वो हों, इस ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी है पूरे देश भर में, आप एलिजिबल हैं, आप आपके पास सब कुछ तैयारी अच्छी है, तो आप तैयार रहिए, कहीं जा सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी अच्छी है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे बीएचयू हो, चाहे डीयू हो, जेएनयू हो, कहीं जाइए आप। मतलब अगर आप योग्य हैं, आपका जो रिसर्च प्रपोजल तैयार है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर आप जाइए, अप्लाई करिए, कहीं भी जाइए। अगर आप फंसे रहेंगे सिर्फ एक जगह पे, दिक्कतें तो ही आती हैं, क्योंकि वैकेंसीज कम है, सीटें कम है, तो आप तैयार रहिए जाने के लिए हर जगह, तो दिक्कतें ऐसी नहीं आएंगी और जैसा कि इन्वॉल्वमेंट में। बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि मैं खुद ऐसा महसूस करता हूँ कि नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने से ज़्यादा मुश्किल जो है किसी एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पीएचडी हाँ, में एडमिशन पाना है। ये तो बात सही है। और इसमें ज़्यादा कंपटीशन है, और हाँ क्योंकि अगर देखा जाए तो जो नेट और जेआरएफ का रिजल्ट आ रहा है उसमें हर साल 20,000 से लोग, इस बार तो 70,000 लोगों ने हम्म फॉर्म डाला था। हम्म हम्म
तो इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और इस बार जो सिलेबस भी चेंज होने वाला है इसमें। तो इसे लेके आप क्या मतलब अपना क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जो बढ़ता हुआ कंपटीशन है उसको कैसे डील करना चाहिए, और किस तरीके से अपनी तैयारी जो किया जाए इस एग्जाम के लिए कि जल्द से जल्द लोग क्वालिफाई कर सकें। तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे आपकी स्ट्रेटजी क्या है पढ़ने की, टाइमिंग को लेकर के, और लास्टली स्टडी ये भी होनी चाहिए आपको कि एग्जाम में जो 3 घंटे हैं आपको वो कैसे निकालने हैं, मतलब उसमें आप कैसे करना है। पहले मैंने क्या किया, मैंने पहले पार्ट बी में किया पहले, क्योंकि मेरा मानना था कि हिस्ट्री है तो उसमें मुझे ज़ाहिर है वक्त कम लगेगा करने में, और पार्ट ए में वक्त अधिक लग सकता है, जैसे उसमें डीआई होता है तो उसमें टाइम लग जाता है करने में। तो मैंने लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे हिस्ट्री के लिए ले लिए, और 1.5 घंटे पार्ट ए के लिए ले लिए। मैंने पहले से प्लान किया था ये, तो उससे मुझे पार्ट ए करने में थोड़ी आसानी मिली। तो अगर आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे ही कर रहे हैं, मान लीजिए टाइम ज़्यादा लग गया, पार्ट टाइम में वक्त कम मिला, तो दिक्कतें आएंगी। तो एग्जाम के मोमेंट में भी जरूरी होता है कि स्टडी क्या है आपकी, और उसके पहले स्टडी तो इंपॉर्टेंट होती ही है कि आपको कितना वक्त देना है डेली पढ़ने के लिए, और कौन सी बुक पढ़नी है, किस टॉपिक को छोड़ना है, और किसको ज़्यादा प्रेफर करना है, किस क्वेश्चन, मतलब ये सब क्वेश्चंस करने से आपको आइडिया मिल पाएगा प्रीवियस ईयर के कि कैसे करना है तैयारी। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे टीम की तरफ से एक बार फिर से आपको जेआरएफ होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने सुना शौर्य जी को, जिन्होंने अभी इतिहास में जो है जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और अगर आप इसी तरीके से और टॉपर से मिलना चाहते हैं, तो आप किस सब्जेक्ट के टॉपर से मिलना चाहते हैं इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न है जो आप अगले टॉपर से पूछना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिसपे हम लोग अगले टॉपर से मिलके बातचीत करेंगे। आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल से आपको नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।